जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। स्वागत है आपका इस चैनल में। भारत में 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमाएं हैं, चारों तरफ दुश्मन देशों की चुनौतियां, और फिर भी आज एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हमारी पैरामिलिट्री फोर्स का उपयोग सीमा सुरक्षा में कम और देश के भीतर आदिवासी ज़मीनों पर दबाव बनाने में ज़्यादा किया जा रहा है? क्या फोर्स की जंगलों में बढ़ती तैनाती सिर्फ नक्सलवाद के नाम पर है, या इसके पीछे कोई साजिश रची जा रही है, या कोई गहरा खेल जिसमें भूमि अधिग्रहण, कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स और आदिवासी इलाकों पर नियंत्रण भी है? आज हम तथ्यों, रिपोर्टों और ग्राउंड साक्ष्यों के आधार पर इसी सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। झारखंड में हमने पत्थरगढ़ी आंदोलन के दौरान भी इन तथ्यों को देखा था। साथ ही सारंडा में भी 2006 में ग्रीन हंट के नाम पर जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। वास्तव में देखा जाए तो सीमा सुरक्षा के लिए बीएसएफ हो या आईटीबीपी हो या एसएसबी जैसे फोर्सेस जिम्मेदार हैं, लेकिन पिछले दशकों में एक अजीब पैटर्न सामने आया, और वह है उनकी उपस्थिति की खबरें सीमा पर कम लेकिन जंगलों और आदिवासी इलाकों में ज़्यादा आती रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बेल्ट में फोर्स की तैनाती कई गुना बढ़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जहाँ जहाँ बड़े खनन, बांध, औद्योगिक कॉरिडोर या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं, वहाँ पहले पहुँचता है फोर्स का कैंप। इस तरह फोर्स की तैनाती का पैटर्न को अगर हम समझें तो आप देख सकते हैं कि बस्तर, सारंडा, सिमलीपाल, पारसाकेते या हंसदेव जंगल का हिस्सा है, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली, लंबी लिस्ट है, और अब ग्रेट निकोबार। इन सब जगहों में एक ही पैटर्न मिलेगा। सबसे पहले क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया जाता है, उसके लिए नक्सलवाद का सहारा लिया जाता है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें यह स्पष्ट होता है कि नक्सलवाद कोई सरकारी स्कीम से लगती है। उसी तरह अंदरूनी सुरक्षा के नाम पर भी फोर्स की तैनाती का रास्ता साफ किया जाता है, और फिर उसके बाद स्थानीय विरोध को कमज़ोर किया जाता है। फिर उसके बाद शुरू होता है ज़मीन अधिग्रहण। यह पैटर्न कई स्वतंत्र रिपोर्टों में दर्ज है, जैसे कि आप इन रिपोर्टों को देख सकते हैं। ये मानवाधिकार समूह और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित रिपोर्ट हैं। आदिवासी इलाकों में जब भी सेना का कैंप लगाने की बात होती है, तब क्या क्या होता है? जब किसी इलाके में सुरक्षा कैंप बनता है तो सिर्फ एक चेक पोस्ट नहीं आती है तो निगरानी आती है, आवाजाही पर पाबंदी आती है, और एक मानसिक दीवार भी आती है। उसके बाद लोकतांत्रिक विरोध कम होना शुरू होता है या कम करवा दिया जाता है। सभा, धरना, ग्राम सभा सब निरीक्षण के दायरे में आ जाते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे कानूनों की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि यह इलाका संवेदनशील है। मीडिया कम पहुंचती है क्योंकि इजाज़त चाहिए होती है, और जब विरोध कमज़ोर हो जाता है तभी ज़मीन के बड़े फैसले लिए जाते हैं। अल जजीरा की इस रिपोर्ट के आधार पर बस्तर में लगभग 320 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि खनन और स्टील परियोजना के लिए रास्ता साफ करने को फोर्स का उपयोग हुआ। कई गांवों ने बताया कि ग्राम सभा विरोध दर्ज करती थी, लेकिन सुरक्षा दबाव के बाद फैसले बदले गए। उसी तरह सारंडा के घने साल जंगलों में भी बड़े खनन प्रोजेक्ट्स के पहले सुरक्षा अभियान तेज हुए। सारंडा में हालिया आंकड़ों के अनुसार कम से कम 62 कैंप, जिसमें 54 तो सिर्फ मई के महीने में बने हैं, जिसका आंकड़ा डीजीपी ने दिया, और 8 अभी नए बने। आप देखेंगे इन दोनों क्षेत्रों में 2019 के बाद कैंपों की संख्या में काफ़ी तेज़ वृद्धि हुई, और ये आंकड़े मुख्यतः 2024-25 के अवधि के हैं और नक्सलवाद के विरोध में मिशन 2026 के तहत तैनाती को दर्शाते हैं। यानी सरकार के अनुसार नक्सलवाद का 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि यह लक्ष्य बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नक्सलवाद सिर्फ सशस्त्र संघर्ष नहीं है, बल्कि उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, आदिवासी भूमि विभाजन, विकास घाटा आदि कई जटिल कारण हैं। वैसे भी हमने नोटबंदी से आतंकवाद को ख़त्म करने का मोदी सरकार के वादे को ऐसी की तैसी होते देख ही रहे हैं। सरकार के वादे के बाद ही पहलगाम आतंकवादी घटना हुई, पुलवामा हुआ, और अब तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है। वैसे में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का अमित शाह का वादा का क्या होगा, आप बेहतर अंदाज़ा लगा सक रहे होंगे। पिछले कुछ समय से सारंडा अभयारण्य की घोषणा को रोकने के पीछे भी खनन लॉबी की बात सामने आई है। राज्य सरकार की ओर से 22 नए खनन पट्टे की अनुमति के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, यानी
ये सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसके पहले आप कह सकते हैं सुरक्षा अभियान के नाम पर गश्तियाँ नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए की जा रही है। रिपोर्टिंग बताती है कि स्थानीय आवाज़ें कमज़ोर पड़ी है और फिर खनन लीज के लिए तेज़ी से प्रक्रिया हुई है। यह अलग बात है कि सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह प्रक्रिया अलग मोड़ से जरूर गुजरेगी। उसी तरह सिमलीपाल में भी फोर्स की मौजूदगी ने वनकर्मियों की हड़ताल और स्थानीय आदिवासी आंदोलनों को काफ़ी प्रभावित किया है और उसी अवधि में जंगलों को विकास और संरक्षण योजनाओं के लिए दोबारा चिन्हित किया गया और कई सारे इलाकों को आदिवासियों से मुक्त करने के लिए चिन्हित किया गया, जहां सिर्फ बाघ और ऐसे जंगली जानवर संरक्षित रखे जाएंगे। जबकि इतने दिनों तक आदिवासी और जंगली जानवर एक साथ रहते आए हैं, कभी आपसी टकराव की खबरें भी हम नहीं सुनते हैं। उसके बावजूद भी संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को जंगलों से बाहर निकालना संदेह पैदा करता है कि फोर्स की उपस्थिति वास्तव में जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय में खनन कॉरिडोर को सुरक्षा देने के लिए है। और इस वक्त ग्रेट निकोबार में एयरपोर्ट हो, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो, पावर स्टेशन हो या सैन्य बेस, ये सभी एक ही मेगा प्रोजेक्ट के हिस्से हैं। यहाँ पहले इलाके को रणनीतिक बताया गया, फिर सुरक्षा उपस्थिति बढ़ाई गई और फिर शोम्पेन और निकोबारी आदिवासियों की ज़मीनों पर दबाव बढ़ा। आपने मेरे कई सारे वीडियो में इन सब चीज़ों को विस्तार से सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहते हैं कि यह परियोजना उनकी सांस्कृतिक और जैविक सुरक्षा के लिए मौत के जैसा खतरा है। अब सवाल ये है कि क्या देश की फोर्स वास्तव में सीमाओं से हटाकर जंगलों में इसी उद्देश्य से लगाई जा रही है? सरकार यह इनकार करती है, लेकिन ज़मीन पर दिखाई देने वाला क्रम कुछ और कहता है। सरकार के अनुसार तो नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए यह सेनाएं ज़मीन पे जंगलों में उतारी गई है, लेकिन नक्सलवाद वहीं क्यों पनपता है जहां नई ज़मीन लेनी होती है? जंगलों को ज़मीन के लिए लीज पर लेनी होती है। देश में कई ऐसी जगह है जहां पर ज़मीन पर लीज लेना आसान है, वहां कभी नक्सलवाद की समस्या नहीं होती। ऐसा लगता है ये लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए ही प्रोपोगेंडा करते हैं। नक्सलवाद को सरकार की दमनकारी नीति का सहारा चाहिए होता है, तो सरकार को नक्सलवादों का हथियारों से न्याय की। लेकिन ज़मीन पर दिखाई देने वाला क्रम कुछ और कहता है। पहले प्रोजेक्ट घोषित होता है, फिर इलाके को खतरे में दिखाया जाता है। खूंटी में पत्थरगड़ी आंदोलन में गांव-गांव में ग्राम सभाएं पत्थरगड़ी कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने उस पत्थरगड़ी को देशद्रोह बता दिया और राज्य ही नहीं देश के लिए भी खतरा बताकर फोर्स तैनात करने का रास्ता साफ किया। इसी तरह खतरा बताकर फोर्स तैनात करने का पैटर्न हर जगह दिखता है। फोर्स की उपस्थिति के कारण, जैसे कि हमने ऊपर बताया, सभा, धरना, ग्राम सभा इत्यादि पर पाबंदी लग जाती है, जिस कारण से विरोध कमज़ोर किया जाता है। फिर उसके बाद ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रियाएं खानापूर्ति में पूरी कर ली जाती है। उसके बाद कॉरपोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वैसे में इस तरह की प्रक्रिया देश के आदिवासी इलाकों में रिपीट होना सिर्फ आरोप नहीं है, वास्तव में यह एक जांच का विषय है। यह एक पैटर्न है और सबसे बढ़कर एक लोकतांत्रिक सवाल भी है। सभी आदिवासी इलाकों में इस पैटर्न की जांच न्यायिक प्रक्रिया के अधीन की जानी चाहिए, ताकि आदिवासियों के बीच पनप रहे इस असंतोष को जवाब दिया जा सके। इन गतिविधियों के कारण आदिवासियों पर व्यापक असर हो रहा है और वह भी नकारात्मक है। आदिवासी समाज के लिए जंगल सिर्फ ज़मीन नहीं है, बल्कि वह उनका घर है, उनका भोजन है, पहचान है, संस्कृति है और जीव वैज्ञानिक सुरक्षा है। लेकिन जब फोर्स की मौजूदगी ज़मीन अधिग्रहण को आसान बनाती है, तो वे सिर्फ भूमि नहीं खोते, वे पीढ़ियों का इतिहास खो देते हैं। वे अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को खो देते हैं। जल, जंगल और ज़मीन के बिना आदिवासियों की पहचान की उम्मीद आप नहीं कर सकते। क्या एक लोकतांत्रिक देश में अपने ही नागरिकों पर इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल उचित है? देश के आदिवासी इलाकों में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दमन की कार्रवाई हो रही है, यदि एक दिन सभी खबरों को एक जगह आप संकलित करें तो काफ़ी भयावह तस्वीर नज़र आती है। इसलिए लोकतांत्रिक देश होने के नाते यह सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि साधारणतः फोर्स का उपयोग सीमा की सुरक्षा में ज़्यादा होना चाहिए। संख्या के हिसाब से होगा भी, लेकिन सिर्फ उपस्थिति से नहीं कुछ होगा, बल्कि अगर जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। और उनकी उपस्थिति की खबरें आदिवासियों के जंगली इलाकों में ही सबसे ज़्यादा होती है, और वह भी नक्सलवाद की सफाई के रूप में ही नज़र आती है।
पीठ पीछे की खबरें तो लोकतांत्रिक सवाल के रूप में हमने ऊपर उठा ही दिया है। यह देश की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि किसी भी फोर्स की सही तैनाती होनी चाहिए। समस्या की जड़ को समाप्त करना प्राथमिकता होना चाहिए, न कि और ज़्यादा समस्या पैदा करनी चाहिए। लेकिन अगर वही फोर्स देश की आंतरिक ज़मीनों में स्थानीय आबादी की इच्छा के खिलाफ परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो यह सिर्फ एक विकास की नीतिगत गलती नहीं, यह लोकतंत्र, न्याय और आदिवासी अधिकारों पर गहरी चोट है। अब यह सवाल हम सबका है कि क्या हमारी फोर्स देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है या देश के भीतर उन ज़मीनों को सुरक्षित कर रही है जिन पर किसी और का दावा है। यह बहस ज़रूरी है क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं, लाखों आदिवासी जीवनों की नींव है। मैंने कई सारे रिपोर्ट का अध्ययन इस बीच में किया, जिसके आधार पर जो विश्लेषण मेरे आकलन में आया उसका मैंने यहाँ सार आपके सामने रख दिया है। आप भी इस पर चर्चा करके देखें और इसके क्या निदान हो सकते हैं, इस पर सरकार से बात भी की जानी चाहिए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।